पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बॉन्ड, प्रतिरक्षा निधियाँ यानी हेज फंड, स्टॉक, जोखिम पूंजी। उपयुक्त में से कितने को वैकल्पिक निवेश निधि माना जाता है? कीवर्ड इसमें जो देखने को मिलता है वैकल्पिक निवेश निधि, यानी अगर इसका हम इंग्लिश देखने का प्रयास करें, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो इनमें से कौन सा अल्टरनेटिव यानी वैकल्पिक निवेश निधि है? तो बात करें बॉन्ड और स्टॉक, ये किसी भी कंपनी में निवेश करने के प्राइमरी यानी मुख्य क्या है आपका, ये दोनों स्रोत हैं आपका। या तो उस कंपनी में स्टॉक में निवेश किया जा सकता है, या कंपनी में जो बॉन्ड खरीद के आपका क्या किया जा सकता है, कंपनी को ऋण दिया जा सकता है। तो ये दोनों क्या है आपका प्राइमरी सोर्स है। लेकिन वैकल्पिक सोर्स की बात करें तो सबसे पहला आता है हेज फंड और जोखिम पूंजी, ये दोनों आपका वैकल्पिक देखने को मिलता है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 जो देखने को मिलता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की आय का स्रोत है, यानी आरबीआई के इनकम के क्या क्या सोर्स हैं इनमें से? पहला है आपका सरकारी बॉन्ड का क्रय और विक्रय। नंबर 2 विदेशी मुद्रा का क्रय और विक्रय। नंबर 3 पेंशन निधि प्रबंधन। नंबर 4 है आपका निजी कंपनियों को ऋण देना। और नंबर 5 है करेंसी नोटों का मुद्रण और वितरण। तो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 4 सही है आपका, जबकि नंबर 3 और 4 आपका गलत देखने को मिलता है आपका। फर्स्ट कहता है सरकारी बॉन्डों का क्रय विक्रय। आरबीआई क्या करता है आपका, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदता है, जी सैक को खरीदता है आपका, और इसको क्या करता है आपका, ये बेचता है आपका। किसको बेचता है? बैंक को, बैंकों को बेच सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, और इंडिविजुअल को भी बेच सकता है। तो ऐसे में ये क्या है आपका, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद कर 4% के रेट पे, 5% के रेट पे, 10% के रेट पे क्या कर सकता है, इसको खरीद सकता है आपका। कितने साल बाद सरकार 4% क्या देगी, इस पर बेनिफिट देगी, मुनाफा देगी। तो ये आरबीआई की इनकम का प्राथमिक सोर्स हमें देखने को मिलता है आय का। दूसरा आता है विदेशी मुद्रा का क्रय और विक्रय। विदेशी मुद्रा यानी फॉरेन करेंसी की बात करें तो आरबीआई इसका क्रय विक्रय भी करता है आपका। तो इसके माध्यम से भी आरबीआई को क्या होता है, इनकम होता है आपका। आरबीआई कब इसको यूज़ करता है, तो मुख्य रूप से जब डॉलर की कीमत आपका बढ़ती है, ऐसी सिचुएशन में क्या है आपका, आरबीआई के पास जो आपका विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन जो करेंसी का जो स्टोर है आपका, उसके माध्यम से भी वो इनकम जनरेट कर सकता है आपका। अगर डॉलर का इनकम बढ़ रहा है आपका, और पहले डॉलर का इनकम सपोज दैट 60 रुपये था आपका, और वो बढ़कर आपका 70 रुपये हो गया। जब 60 रुपये था तब आरबीआई ने अपने एक्सचेंज, अपने कोर्स में आपका डॉलर को खरीद के रखा हुआ था। अभी एक कंपनी को आपका डॉलर में बिजनेस करना है आपका, और मेनली उसको क्या करना है, उसको इंटरनेशनल ट्रेड करना है आपको। तो उसके लिए उसको ट्रेड करने के लिए क्या चाहिए, डॉलर की आवश्यकता होती है आपको। तो ऐसे में वो आप डॉलर का जो आरबीआई ने 60 रुपये में खरीदा था, आरबीआई उसको 70 रुपये में बेच रहा है, क्योंकि डॉलर का करंट प्राइस आपका 70 हो चुका है। तो ऐसे में लगभग 10 रुपये का बेनिफिट आरबीआई को पर डॉलर हो रहा है। तो ये भी आरबीआई का इनकम का प्रमुख सोर्स है आपका। वही बात करें नंबर 4 करेंसी नोटों का मुद्रण और वितरण, ये भी आरबीआई का क्या है आपका प्राइमरी सोर्स है आपका। करेंसी नोटों का कैसे आरबीआई आपका मुद्रण करता है, यानी उसको प्रिंट करता है और वितरण और डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो उसमें जो उसको कॉस्ट लगती है काफ़ी कम लगती है आपका। 10 रुपये के नोट को बनाने में लगभग मान के चलते हैं कॉस्ट लगती है 1 रुपये, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है मार्केट में, 9 रुपये के बराबर। तो यानी एक 10 रुपये के नोट से आरबीआई को 1 रुपये की कॉस्ट लगती है और 9 रुपये का बेनिफिट होता है। तो करेंसी नोट जब वो छापता है तो उससे भी उसकी इनकम बढ़ती है आपका। वही नंबर 3 और नंबर 4 आपका गलत है, ये आरबीआई के इनकम का स्रोत नहीं है। आरबीआई कभी वो निजी कंपनी को ऋण नहीं देता है आपका। निजी कंपनी को ऋण देने का काम किसका है, बैंक, चाहे वो आपका एसबीआई हो, चाहे प्राइवेट बैंक हो आपका,
या अदर कोई बैंक हो क्या करेगा, निजी कंपनी को ऋण देगा और उस ऋण देकर क्या करेगा, उस पर वो ब्याज कमाता है आपका। कौन, बैंक। जबकि आरबीआई निजी कंपनी को कोई ऋण नहीं देता है आपका। और पेंशन निधि का प्रबंधन वाला ऑप्शन इसमें आपको गलत देखने को मिलता है। पेंशन निधि की बात करें तो इसका मैनेजमेंट आरबीआई नहीं करता है आपको। इसको देखते हुए आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है आपका। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो भारत सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। संगठन है ऑर्गेनाइजेशन और उसका वर्क और किसके अधीन है, आप किसके अंडर में वो देखने को मिलता है आपका, किस मिनिस्ट्री के अंडर में वो देखने को मिलता है, ये इसमें बताया गया। और मिनिस्ट्री का भी इसमें, डिपार्टमेंट को भी इसमें बता रखा है उसने कि मिनिस्ट्री के अंतर्गत किस डिपार्टमेंट से संबंधित हुआ है। सबसे प्रमुख जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका ईडी यानी इंफॉर्मेशन जो बोलते हैं आपका डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, प्रवर्तन निर्देशालय। प्रवर्तन निर्देशालय का प्रमुख कार्य क्या है आपका, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत ही क्या करता है आपका, इसको पावर मिलती है और इसी पावर का प्रयोग करके ही क्या करता है, जो भगोड़ा है आपका यानी ऐसा व्यक्ति आपका जो बैंक में आपका बैंक के साथ मुख्य रूप से घोटाला करके या लोन लेकर वो भाग चुका है। सपोज दैट इसमें 2-3 आपका कुछ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या जो जजमेंट में कुछ जिन पे आरोप लगे थे मुख्य रूप से, और वो केस वर्तमान में भी चल रहे हैं आपका। पीएनबी घोटाले की बात करें तो मेहुल नीरव मोदी हो गया आपका, मेहुल चौकसी हो गया आपका, विजय माल्या हो गया, ये कुछ ऐसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी एक्ट के तहत ये क्या है आपका, इन पे आरोप लगा है आप, और वो आरोप अभी भी कुछ केस इनके चल रहे हैं अभी, क्योंकि इनको बार बार सुप्रीम कोर्ट के तहत तो ये नहीं देखा जाता। ये जो सारे ये जो कानून है आपका मुख्य रूप से आपका अधिकरण के तहत देखा जाता है आपका। अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल इसका होता है, उस ट्रिब्यूनल के तहत इसको देखा जाता है आपका, और वही इसमें क्या करता है आपका, जजमेंट करने की बॉडी है आपका ट्रिब्यूनल। किसके अधीन कार्य करते हैं, तो ईडी आपका आंतरिक सुरक्षा विभाग के तहत कार्य नहीं करता है, बल्कि वित्त मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। और वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग यानी रेवेन्यू से रिलेटेड डिपार्टमेंट के तहत ईडी कार्य करता है। इस आधार पर पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। सेकंड की बात करें तो राजस्व सूचना निर्देशालय, जो ये निर्देशालय है, डायरेक्टरेट है आपका, ये आपका इसका कार्य क्या है आपका, तो सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत इसको पावर मिलती है आपका। और ये राजस्व विभाग और वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। तीसरा, प्रणाली एवं आंकड़ा प्रबंधन निर्देशालय बेहतर नीति और कर वंचकों को पकड़ने के लिए। व्हाट इज कर वंचक, कर वंचक वो है आपका जो, इसका इंग्लिश देख लेते हैं, कैरिंग आउट बिग डाटा एनालिटिक टू एसिड टैक्स ऑफिसर फॉर बेटर पॉलिसी एंड टैक्स, ठीक है। तो उसका ये विश्लेषण करता है कि कौन सा व्यक्ति क्या कर रहा है, टैक्स नहीं दे रहा है आपका, तो इसका डाटा तैयार करता है। देन उस पर जो भी आपका कार्यवाही हो सकती है, फाइन हो सकता है, जो भी उसमें हो सकता है, वो एक्शन लेने का कार्य करता है ये महानिदेशालय। ओनली डाटा बनाते हैं। तो रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू के तहत ही आपका यहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत ही कार्य करता है, और उसका जो डिपार्टमेंट है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहत वर्क करता है आपको। इस आधार पर केवल 2 सही हो जाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक भारत की में सभी सूचीबद्ध कंपनियों को व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश करता है। पहला ऑप्शन आपको गलत देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें जो शब्द यूज कर रहा है कि आरबीआई क्या करता है, सभी सूचीबद्ध कंपनियों को BRSR प्रस्तुत करने का अधिदेश करते थे। बात कर रहे थे आरबीआई कंपनियों से संबंधित नहीं है, बल्कि कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी बनाई गई थी, सेबी इसको रेगुलेट करने का काम करता है, और सभी सूचीबद्ध कंपनियों को ही रेगुलेट करता है आपका। सभी सूचीबद्ध कंपनियों को रेगुलेट करेगा जो उसकी सूचना में आपका, बड़ी कंपनियां हो सकती हैं, कोई भी कंपनी हो सकती है, जो उसकी लिस्ट में नहीं है उसको ही रेगुलेट नहीं करता है। मुख्य रूप से देश की बड़ी कंपनियों को इसमें रखा जाता है। यहाँ पर नवरत्न टाइप कंपनियां इसमें रखी जाती हैं। और
उनको क्या किया जाता है, आपका बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आदेश करता है आपको। भारत में व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली कोई कंपनी इस रिपोर्ट में उनका प्रकटन करती है जो मुख्यतः गैर वित्तीय स्वरूप के। बात बिल्कुल सही है आपका। जो कंपनी है वो इस रिपोर्ट में क्या जारी करती है, तो जो भी जानकारी जारी करती है वो गैर वित्तीय स्वरूप की है, आपका नॉन फाइनेंशियल उसका रूप है आपका। ये महत्वपूर्ण हो जाता है आपका, इसलिए स्टेटमेंट इज सेकंड इज राइट, और ऑप्शन बी यानी केवल सेकंड इसमें सही हो जाता है आपको। हम बात करें BRSR बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट की बात करें तो सेबी लिस्टेड कंपनियों को क्या करता है, ये रिपोर्ट जारी करने के आदेश देता है, आदेश करता है। इस रिपोर्ट में क्या होता है, गैर वित्तीय इसका स्वरूप होता है आपका, फाइनेंशियल स्वरूप इसका नहीं होता है, नॉन फाइनेंशियल स्वरूप इसका होता है आपका। गैर वित्तीय यानी इसका स्वरूप जो होता है आपका नॉन फाइनेंशियल इन नेचर। BRSR रिपोर्ट में क्या क्या जानकारी कंपनी को सेबी को देनी होती है, तो इसमें प्रमुख 3 प्रकार के क्षेत्रों की जानकारी देनी पड़ती है। इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस की इसमें जानकारी देनी पड़ती है। तीनों जानकारी गैर वित्तीय है, आपका कोई भी इकोनॉमिक नहीं है, आपका फाइनेंशियल जानकारी नहीं है कि कंपनी का कितना बेनिफिट हुआ, कंपनी का कितना लॉस हुआ, कंपनी का टर्नओवर क्या है, ऐसी कोई जानकारी इसमें नहीं है। बल्कि कंपनी ये बताना चाहती है कि कंपनी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या कार्य किया, जो कंपनी जो स्थापित है क्या वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, अगर वो पहुंचाती है तो कंपनी ने क्या इसके लिए आपका वर्क किया है, क्या उन्होंने आपका कार्बन कैप्चर करने की टेक्नोलॉजी लगाई है, क्या सल्फर गैस फ्लू जो भी टेक्नोलॉजी है क्या उसको स्थापित किया है या नहीं, अगर किया है तो उसकी क्या पावर है आपका। सोशल बात करता है कि कंपनी का सोशल ढांचा कैसा है, आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कंपनी किस प्रकार से महिलाओं और पुरुषों को ट्रीट करती है, अपने कर्मचारियों को किस प्रकार ट्रीट करती है, क्या सामाजिक रूप से कोई भेदभाव तो कंपनी नहीं कर रही है, क्या लैंगिक रूप से कोई भेदभाव तो नहीं कर रही है, और फिर प्रशासनिक बीच में होता है। सामाजिक में प्रमुख मुद्दा भी हो सकता है कि महिलाओं को, अगर कंपनी में कोई महिला कार्यरत है तो क्या उसके साथ लिंग के आधार पर कोई भेदभाव तो नहीं किया जा रहा है। तो इस प्रकार की चीज़ें इसमें सेबी के द्वारा कंपनी को आदेश किया जाता है कि वो क्या करे, BRSR रिपोर्ट जारी करे आपका। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में इन इंडिया इनकम फ्रॉम, आप देखते हैं बाद में ग्रामीण क्षेत्र में कुक्कुट पालन और ऊन उत्पादन जैसे संवर्गीय कृषि कार्यकलाप से प्राप्त आय को किसी भी कर से छूट प्राप्त है आपका। अगर इसको हम देखने की चाहें तो इसमें जो टर्म यूज किया गया किसी भी, यानी शब्द इंग्लिश में जो शब्द इसमें देखने को मिलता है एनी, जो एनी शब्द है इसमें तो कहीं ना कहीं आपका क्या बोलते हैं इसको, काफ़ी एक्सट्रीम सिचुएशन लगती है कि एनी कोई भी कर नहीं देना होगा इसको, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत देखने को मिलता है। कुक्कुट पालन और ऊन उत्पादनों को छूट की बात इसमें नहीं है आपका। सेकेंड स्टेटमेंट जो देखने को मिलती है, भारत में आयकर अधिनियम 1961 का आयकर अधिनियम है आपका के बंधों के अधीन ग्रामीण कृषि भूमि को पूंजीगत परिसंपत्ति नहीं माना जाता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट हो जाता है आपका। भारत में आयकर अधिनियम जो 1961 है आपको, जो एग्रीकल्चर लैंड है आपको उसको पूंजीगत परिसंपत्ति नहीं मानता है आपका। इसका कारण क्या हो, कहीं ना कहीं ग्रामीण कृषकों को कहीं ना कहीं क्या करना चाहता है, उनको आर्थिक रूप से सुरक्षा प्रदान करना चाहता है आपको, क्योंकि जो कृषिगत भूमि है वही उनका इनकम का एक प्रमुख स्रोत गाँव में देखने को मिलता है। इसलिए आयकर अधिनियम 1961 में इसको पूंजीगत परिसंपत्ति नहीं माना है, और इस पर कोई भी आपका क्या नहीं लगता है, कैपिटल गेन टैक्स नहीं लग पाता है। अगर कृषक अपनी भूमि बेच रहा है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना है आपका, 101% जितना उसका बेनिफिट जो भी होता है उसको मिल जाता है, ऐसा कुछ इसमें देखने को मिलता है। चलिए स्टेटमेंट नंबर डी इसका सही हो जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, विचार कीजिए। भारत खनिज सुरक्षा भागीदारी में एक सदस्य के रूप में सम्मिलित हो गया है, पॉजिटिव स्टेटमेंट देखने को मिलती है आपका, शामिल हो गया है आपका।
खनिज सुरक्षा भागीदारी, यानी इसको जो हम देखते हैं, इंडिया हैज़ जॉइंड द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। यस, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप की बात करें तो कहीं ना कहीं ये पार्टनरशिप आपका यूएससी के दौरान, जब भारत के आपका प्रधानमंत्री गए थे आपका यूएसए में, तो उस दौरान MSP हम इसको बोलते हैं, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का बाद उस समय मेंबर बना था लगभग 1.5 साल पहले। और मुख्य रूप से मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप रेयर अर्थ मेटल के लिए था आपका, यानी दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के लिए था आपका। एलिमेंट, रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए था आपका। दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का जो दोहन है आपका, उसके लिए था, उनके उत्पादन के लिए था आपका। भारत इसका मेंबर बन चुका है, बात बिल्कुल सही है आपका। भारत अपनी द्वारा चिन्हित सभी 30 अति आवश्यक खनिजों में साधन संपन्न है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, आप ये कोई भी नहीं हो सकता है। भारत ने अपने लिए इन फ्यूचर इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए कुछ मिनरल्स को आपका लिस्टेड किया है, वो 30 के आसपास वो मिनरल है, और सभी मिनरल में साधन संपन्न होना लगभग इम्पॉसिबल है आपका। ऐसा हो सकता है कि कई खनिज भारत में कम है आपका, कई मिनरल्स कम है आपका, कई तत्वों की कमी है आपका। चाहे बात करें लिथियम की, बात करें लिथियम कम है आपका भारत के पास। कोबाल्ट की बात करें, कोबाल्ट भारत के पास कम है। तो इस प्रकार के बहुत सारे आपका मिनरल्स हो सकते हैं जिसमें भारत साधन संपन्न नहीं है आपका। यानी सेकंड जो देखने को मिलता है, इंडिया इज द रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल दी 13 critical minerals that it has identified। critical minerals यानी चिन्हित, जो भी सर्टेन लिखा है, शायद क्या लिखा है, ठीक है। संसद ने 2023 में खान और खनिज विकास और विनिमय अधिनियम 1957 में संशोधन किया है। यानी 1957 का जो एक्ट है आपका, खान और खनिज विकास और विनियमन एक्ट में 2023 में संशोधन पारित किया है। पारित कर कुछ अति आवश्यक खनिजों के लिए खनन पट्टा और संयुक्त लाइसेंसिंग नीलामी से देने हेतु केंद्र सरकार को अनन्य रूप से सख्त किया है। This statement is right. Option C is right. Second is wrong.